नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत के तेजी से दौड़ते प्रॉपर्टी मार्केट की पूरी कहानी समझने वाले हैं। बड़े नेशनल मैक्रो ट्रेंड से लेकर मुंबई और पुणे की जमीनी हकीकत तक आज हम सब कुछ डिकोड करेंगे। तो आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। पहले बात होगी भारत के रियल एस्टेट इवोल्यूशन और नई तकनीक की, और फिर हम सीधे मुंबई के कैपिटल बनाम यील्ड और पुणे की सप्लाई और डिमांड वाले गणित पर आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइए सीधे अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, भारत का रियल एस्टेट एवोल्यूशन, यानी महामारी से लेकर अब तक की समृद्धि का सफर। अब जरा इस शानदार आंकड़े पर गौर करें। वित्तीय वर्ष 2019 से 2025 के बीच प्रमुख शहरों में कुल आवासीय बिक्री में लगभग 77% का भारी उछाल आया है। मतलब ग्लोबल टेंशन के बावजूद मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर गया है। इसकी बड़ी वजह है हमारा तेजी से बढ़ता शहरीकरण और एक बेहद मजबूत होता मिडिल क्लास। और अगर हम इन आंकड़ों को थोड़ा और गहराई से देखें तो पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2025 में हुए कुल लेन देन में से 57% हिस्सा अंडर कंस्ट्रक्शन यानी प्राथमिक घरों का रहा है। बाकी 43% सेकेंडरी सेल है। ये 57% का आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। ये साफ दिखाता है कि आज खरीदारों को डेवलपर्स पर पूरा भरोसा है कि उनके सपनों का घर समय पर बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, तकनीक, ESG और नए बदलाव जो असल में भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। ग्रांट थाउंटन की रिपोर्ट से एक बहुत ही दिलचस्प बात निकलकर सामने आती है। उनका मानना है कि 25-26 में रियल एस्टेट का भविष्य सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं, बल्कि तकनीक, सस्टेनेबिलिटी और एक उभरते हुए भारत से तय होगा। ये तीनों चीजें मिलकर आने वाले समय में पूरी इंडस्ट्री की तस्वीर बदलने वाली है। इसे समझने के लिए जरा यहां स्क्रीन पर देखें। एक तरफ है घनी आबादी वाले कंक्रीट के जंगल और दूसरी तरफ खुली, शांत, सस्टेनेबल जगह। आज का खरीदार बदल रहा है। अब लोगों को सिर्फ 4 दीवारें नहीं चाहिए, उन्हें ESG नियमों के अनुकूल, हरी भरी और शांतिपूर्ण लाइफस्टाइल चाहिए। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मैक्रो ट्रेंड्स की बात हो गई, तो आइए अब सीधे माइक्रो लेवल पर चलते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है मुंबई के बारे में, कैपिटल बनाम यील्ड, दो बाजारों की कहानी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ग्रॉस रेंटल यील्ड, आसान भाषा में कहें तो किसी प्रॉपर्टी से साल भर में जो किराया आता है उसे उस प्रॉपर्टी की कुल कीमत से डिवाइड करके जो प्रतिशत निकलता है वही रेंटल यील्ड है। बस इस फॉर्मूले को याद रखिएगा क्योंकि आगे का सारा गणित इसी पर टिका है। अब इस नंबर को देखिए, 2.70 करोड़ रुपए। कोई छोटी रकम नहीं है ना। 2025 में मुंबई के अंदर एक एवरेज 2 BHK अपार्टमेंट की यही कीमत है। और इसी भारी भरकम कीमत का नतीजा है कि मुंबई की बेसलाइन रेंटल यील्ड गिरकर सिर्फ 3% के आसपास रह जाती है। लेकिन असली कहानी यहां इस टेबल में छिपी है। देखिए, जैसे जैसे हम साउथ मुंबई से ठाणे वेस्ट और फिर नवी मुंबई की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी की कीमतें कम होती जाती हैं, लेकिन रेंटल यील्ड का प्रतिशत तेजी से बढ़ता है। मतलब जहां प्रेस्टीज थोड़ी कम है, वहां रिटर्न बहुत ज्यादा है। और यहां सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है ये आंकड़ा, 4.6% नवी मुंबई की अनुमानित यील्ड। अगर कोई निवेशक सिर्फ कैश फ्लो और बेहतर रिटर्न पे फोकस कर रहा है, तो पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में नवी मुंबई इस वक्त सबसे बेहतरीन विकल्प बनकर उभर रहा है। अब सवाल उठता है कि शहर के बाहरी हिस्सों में अचानक इतनी तेजी क्यों आ रही है? तो इसका सीधा सा जवाब है शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, MTHL सीलिंग और नई मेट्रो लाइंस, ये सब मिलकर भीड़भाड़ वाले शहर के बाहर बिल्कुल नए और आत्मनिर्भर इकोनॉमिक हब तैयार कर रहे हैं। चलिए अब मुंबई से आगे बढ़ते हैं और अपने आखिरी सेक्शन की तरफ चलते हैं, पुणे, सप्लाई और डिमांड, जहां हम मिड सेगमेंट में आए उछाल को डिकोड करेंगे। पुणे की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। 2026 की पहली तिमाही में यहां 11,371 नई आवासीय यूनिट्स लॉन्च हुई। इतनी बड़ी संख्या में नई सप्लाई का मार्केट में आना साफ दिखाता है कि वहां डेवलपर्स डिमांड को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन डेवलपर्स बना क्या रहे हैं? यहां एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजिक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। नए लॉन्च में 46% हिस्सा सीधा मिड सेगमेंट का है। हाई एंड और लग्जरी अब 38% पर हैं। मतलब साफ है, डेवलपर्स अब सिर्फ लग्जरी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, बल्कि वो असली मिड लेवल एंड यूजर की डिमांड को टारगेट कर रहे हैं। और अगर हम लोकेशन की बात करें तो सारा एक्शन NH4 बाईपास कॉरिडोर के आसपास हो रहा है, जहां कुल लॉन्च का 33% हिस्सा मौजूद है। इसका कारण बहुत सिंपल है।
पास में ही मौजूद विशाल हिंजवाड़ी आईटी हब, जो टेक प्रोफेशनल्स की एक बहुत बड़ी आबादी को लगातार अपनी तरफ खींच रहा है। इस पूरी सप्लाई और डिमांड का मार्केट पर क्या असर पड़ा, वो इस तुलना से बिल्कुल साफ हो जाता है। मिड सेगमेंट में इतनी सारी नई सप्लाई आने से कैपिटल वैल्यू में 0.6% की मामूली सी गिरावट जरूर आई, लेकिन आईटी सेक्टर के कर्मचारियों की जबरदस्त डिमांड की वजह से किराए में 1 से 2% की मजबूत वृद्धि देखने को मिली। अर्थशास्त्र का ये बैलेंस वाकई कमाल का है। तो मैक्रो ट्रेंड से लेकर माइक्रो डेटा तक के इस पूरे सफर के बाद एक बड़ा और अहम सवाल सामने आता है। आने वाले समय में निवेश की जाने वाली पूंजी किस तरफ जाएगी? क्या वो शहर के बीचों बीच मिलने वाली प्रेस्टीज के पीछे भागेगी, या फिर अच्छी कनेक्टिविटी वाले बाहरी इलाकों के मजबूत कैश फ्लो की तरफ? सोचने वाली बात है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो तय करेगा कि आने वाले कल का रियल एस्टेट मार्केट कैसा होगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।